ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज रामलीला ग्राउंड में दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से जीत हासिल करने के बाद रेखा गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ ली और उनके साथ ही 6 कैबिनेट मंत्री ने भी जो है अपने मंत्रिमंडल की शपथ ली। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय ठाकुर मौजूद है इस तमाम मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। विजय, आज जो है रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की हुँ। शपथ ली और लेकिन देखा ये गया था कि प्रवेश वर्मा का नाम भी काफ़ी सामने आ रहा था कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ऐसे क्या कारण रहे कि प्रवेश वर्मा इस रेस में पीछे रह गए और फिर जो है रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया दिल्ली का? देखिए, जैसा कि हमने अपने चैनल पे भी दर्शकों को बताया था, पहले भी डिस्कशन जब हमने किया था कि परवेश वर्मा को इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो पहले तो सीएम के बेटे हैं हुँ। और दो बार सांसद रह चुके हैं, एक बार विधायक भी रह चुके हैं, तो एक लंबा उनका करियर राजनीतिक करियर रहा है और बीजेपी इन चेहरों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है क्योंकि अगर वो परवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनते तो शायद बीजेपी पर ये आरोप लगता कि परिवारवाद को हुँ। बीजेपी बढ़ावा दे रही है। वो खुद कांग्रेस पर कटाक्ष कसती है कि हुँ। परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो अपने खाए खेमे में इस तरह की चीजें ना हो, इस तरह के सवाल ना उठे। हालांकि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को हराया था, परंतु उसके बावजूद भी उनका सीएम इसीलिए नहीं बनाया गया उनको क्योंकि आज मीडिया में भी काफी चर्चा चल रही थी और मेन बात जो है परिवारवाद का बीजेपी के ऊपर आरोप लगता। दूसरी बात यह है कि उनको कैबिनेट के अंदर शामिल किया गया है। आज जिस तरीके से कैबिनेट ने शपथ ली उसमें परवेश साहिब सिंह वर्मा का नाम है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया था अपने चैनल पे कि अगर बीजेपी अपनी कैबिनेट लिस्ट जारी करती है हुँ। तो उसमें तमाम समाजों को साधने का प्रयास करेगी। परवेश साहिब सिंह वर्मा को जाट समुदाय से उनको साधने का प्रयास किया। इसके अलावा हम तमाम मंत्रिपरिषद की बात करें तो सभी समुदाय से, दलित हो, पंजाबी हो, हुँ। इसके अलावा पूर्वांचली हो, सभी समाज से एक एक चेहरा आज मंत्रिपरिषद में शामिल हुआ। तो निश्चित रूप से बीजेपी कहीं ना कहीं एक बड़ी जो दिल्ली के माध्यम से देश के अंदर एक संदेश देना चाह रही थी, उस संदेश को कहीं ना कहीं बीजेपी आज पूरा करती है। और मैं आगे आपसे कोशिश करूंगा कि मैं आगे आपके कैबिनेट के नाम बताऊं कि जिस तरीके से जो नाम शामिल हुए उनकी क्या पृष्ठभूमि है, किस तरीके से उन्होंने राजनीतिक करियर की बात की। आपने जो पहला सवाल पूछा कि आखिरकार उनको क्यों नहीं बनाया गया, तो इसका मेन कारण यही था कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि परिवारवाद को आगे बढ़ावा दिया जाए और उन पर कोई आरोप लगाए। जी। जी, जब नामों की घोषणा का सब वेट कर रहे थे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली का, हम्म। तो उस टाइम पे ये कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि और राज्यों की अगर हम बात करें तो उसमें कहीं न कहीं ब्राह्मण समाज और हम्म। क्षत्रिय समाज आगे है। लेकिन फिर दिल्ली में एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी बनिया समाज से, तो ये कितना आश्चर्यजनक था सबके लिए। देखिए, आश्चर्यजनक हम लोगों के लिए या हम लोगों के लिए हो सकता है, परंतु बीजेपी के लिए नहीं था। हुँ। और पहले भी राजनीतिक चर्चा हो रही थी कि ये हो सकता है कि दिल्ली एक बीजेपी महिला के रूप में जो है मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर दे, क्योंकि बहुत समय से ये मांग चल रही थी और जब बीजेपी के लास्ट टाइम सत्ता रही थी दिल्ली के अंदर, तो उस वक्त भी सुषमा स्वराज ही मुख्यमंत्री थी। तो हुँ। कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका थोड़ा बहुत मलाल भी था कि बीजेपी ने जो है महिला को लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो हुँ। कहना कि उसकी खीस जो थी बीजेपी के अंदर वो आज इन्होंने जाहिर कर दी। और उसके अलावा महिला मुख्यमंत्री बनाकर तमाम जो लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि महिला विरोधी ये पार्टी है, महिलाओं को आगे नहीं आने देती है, तो हुँ। उन तमाम सवालों पर कहीं ना कहीं विराम लगाते हुए बीजेपी ने महिलाओं को चुना। और बनिया समाज से भी है तो कहीं ना कहीं विजेंद्र गुप्ता का नाम आ रहा था हुँ। कि हुँ। बनिया समाज से विजेंद्र गुप्ता को भी हुँ। बनाया सकता है, परंतु जब देखा रेखा गुप्ता को, तो रेखा गुप्ता बनिया भी हैं और हुँ। प्लस में महिला भी हैं। हुँ। और हुँ। सबसे बड़ी बात, वो संगठन में एक ऊंची पकड़ रखती हैं, तो इसीलिए शायद आरएसएस ने उनका नाम आगे किया था और कहीं ना कहीं उन्होंने आज सीएम के रूप में शपथ ली। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि अब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री तो बन ही चुकी है और देखा जाए तो उनका कैरेक्टर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है क्योंकि मुख्यमंत्री का जैसे ही ऐलान हुआ कि वो मुख्यमंत्री बनेगी, उसके बाद ही उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि वो शीश महल में नहीं रहेगी, उन्हें म्यूज़ियम बनाने का उनका प्लान है और फिर दिल्ली में जो है दिल्ली वालों के लिए वो काफ़ी विकास का काम करने वाली है। तो लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होने वाली है वो मुख्यमंत्री के लिए। बिल्कुल होने वाली है क्योंकि वो जिस तरीके से पहले आपको पता होगा कि मेयर चुनाव भी लड़ चुकी हैं, हुँ। हुँ। उसके अलावा 2 बार निगम पार्षद भी निगम रह चुकी पार्षद। हैं, डीयू हुँ। की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। हुँ। हुँ। तो काफ़ी बोल्ड चेहरा वो बीजेपी के अंदर थी। हुँ। महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं, तो काफ़ी बोल्ड चेहरा है। और उनका एक खास विवाद ये भी जुड़ा कि जब मेयर का चुनाव हो रहा था, तो उस वक़्त उन्होंने एक निगम पार्षद को थप्पड़ भी जड़ दिया था। हुँ। और हालाँकि वो निगम पार्षद का जो मेयर का चुनाव था, वो हार गई थी, परंतु हुँ। उसके बाद उनके जो ट्वीट वायरल हो रहे हैं अब, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो किसी भी पहलू पर
चूंकि संभावित है कि आतिशी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है दिल्ली विधानसभा में, तो किसी भी पहलू पर बीजेपी पीछे नहीं रहना चाहती आम आदमी पार्टी से। तो हर एंगल से कहना है कि बीजेपी ने सोचकर उनको एक बार बनाया है, और इसी के तहत देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से बोल्ड उनको माना जा रहा है, हर सवाल का वो सटीक जवाब दे रही हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब जो है एक बोल्ड डिसीजन बीजेपी के लिए हुआ है। और मैं समझता हूँ कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने बहुत अच्छी राजनीतिक जो होती है पारी खेलना, वो पूरी तरीके से उन्होंने खेला है। जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि इनके जो कैबिनेट मंत्री मंडल के लिए जो सदस्य चुने गए, वो हर अलग-अलग समाज के वर्गों से आते हैं, तो इसमें पंजाबी भी है, ब्राह्मण भी, सारे समाज से है। तो क्या लग रहा है कि किस तरीके से जो है इनका सिलेक्शन हुआ होगा? जो प्रवेश वर्मा तो हालाँकि बहुत चर्चित नाम है, और बाकी आशीष सूद और मनजिंदर रवींद्र जी, कपिल मिश्रा भी काफ़ी चर्चित नाम है। देखिए, आपने जो नाम लिए, मैं उनके बारे में एक बार कर के बता देता हूँ। पहले मैं प्रवेश वर्मा के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि 2 बार सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे, और इसके अलावा बीजेपी में परवेश साहिब सिंह वर्मा के बेटे रहे। निश्चित रूप से उनका राजनीतिक करियर काफी शानदार रहा है, तो इसलिए उनको कैबिनेट में शामिल किया गया। और अगर बीजेपी उनको कैबिनेट में शामिल नहीं करती, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदरूनी खाने में आवाज उठती। आवाज तो अभी भी उठी हुई है, परंतु उनको अगर कोई मंत्री के अंदर मंत्रिपरिषद में गृह मंत्रालय दे दिया जाता है, इसके अलावा कोई राजस्व विभाग दे दिया जाता है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो चीजें थोड़ी बहुत शांत हो जाएंगी। और ऐसे भी बातें आई कि परवेश साहिब सिंह वर्मा, आशीष सूद, इन लोगों ने ही जो है बीजेपी के सामने रेखा गुप्ता का नाम प्रस्ताव किया कि आप रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाइए। तो अक्सर चर्चा में ये होता है कि बीजेपी जो मीडिया में जो चेहरे चर्चा में चलते रहते हैं, बीजेपी अक्सर उन चेहरों से ही मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तावित करवाती है। हमने राजस्थान में देखा था, हमने हरियाणा में देखा था, हर जगह जो लोग सोच रहे थे कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हीं से बीजेपी ने किसी और का चेहरे का प्रस्ताव करवा दिया कि ये जो है हमारी तरफ से इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो दिल्ली में भी वैसे ही हुआ। परवेश साहिब सिंह वर्मा, जैसा कि रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया, उसके लिए धन्यवाद। तो निश्चित रूप से जो उनका नाम चल रहा था, उन बातों को ठुकराते हुए परवेश साहिब सिंह वर्मा को मंत्री बनाया गया है। और मुझे लगता है कि उनको गृह या इसके अलावा जो हमारा राजस्व विभाग होता है वो दिया जा सकता है उनको। और दूसरा मैं बात करूं आशीष सूद की, तो निश्चित रूप से पंजाबी कम्युनिटी में काफी स्ट्रॉन्ग इनकी पकड़ है, और इसके अलावा गोवा के प्रभारी रहे हैं बीजेपी की, तो निश्चित रूप से एक ऊंची इनकी पहुंच है। और इन्होंने जनकपुरी विधानसभा से जीत कर आए हैं। करीब 19,000 से अधिक वोटों को उन्होंने जो है आपके उम्मीदवार को हराया है, उनके वहां के निगम पार्षद थे उनको हराया है। तो निश्चित रूप से कहना कि इनकी भी पकड़ तेज थी, और संगठन में काफी मजबूत चेहरा ये है आशीष सूद। तो इनको भी शायद जिस तरीके से इनकी छवि रही है भाजपा संगठन के अंदर, तो इनको भी एक वरिष्ठ पद दिया जा सकता है। और तीसरे नंबर पर बात करें मनजिंदर सिंह सिरसा की, निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर एक पंजाबी कम्युनिटी बड़े लेवल पर रहती है, अच्छी खासी उनकी पकड़ है। राजौरी गार्डन हो गए, तिलक नगर विधानसभा हो गई, तमाम जगहों पर एक बड़ी संख्या में सिख समुदाय रहता है। और सिख समुदाय के होने के नाते मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम शुरू से ही चल रहा था, और हमने भी बताया था अपने चैनल पर कि उनको कैबिनेट के रूप में शामिल किया जा सकता है। और आखिरकार वो उस खबरों पर जो मोहर लग गई है। मनजिंदर सिरसा को भी बना दिया गया है, मंत्री बना दिया गया है, और चूंकि ये दिल्ली के सबसे अमीर प्रत्याशियों में से भी एक है। हम बात करें रविंदर इंद्रराज सिंह की, तो बड़ा दलित चेहरा, इनका मुख्यमंत्री में भी नाम चल रहा था कि हो सकता है इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सके, परंतु मुख्यमंत्री के लिए तो नहीं शामिल हुए। बवाना सीट से ये जीत कर आए हैं, और इन्होंने जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के गद्दावर नेता भगवान सिंह को हराया है। तो निश्चित रूप से इनका कद भी बढ़ा। और इसके अलावा दलित समाज से चूंकि आते हैं, तो भाजपा ने दलित समुदाय को एक प्रतिनिधित्व देने के लिए इंदिरा सिंह को मंत्री बनाया है। निगम पार्षद रहे हैं ये, और पहली बार इन्होंने ये विधायक का चुनाव लड़ा, और हालांकि इनको जीत भी मिली। बवाना से तो अच्छी खासी 30,000 की लीड से जीते थे। तो निश्चित रूप से कहने के बीजेपी ने इनको अपना पारितोषिक घोषित किया है इनके लिए। कपिल मिश्रा एक ऐसा नाम जो आम आदमी पार्टी में भी रहे, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने तरह तरह के गंभीर आरोप लगाए। सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाए कि इन्होंने इनके सहयोग से अरविंद केजरीवाल के साले को जमीन दिलवाई गई। तमाम आरोप इन्होंने खुलेआम लगाए, और उसके बाद दिल्ली दंगों में भी इनका नाम जुड़ा। 2019 में ये बीजेपी में शामिल हुए, 2020 में बीजेपी ने इनको टिकट दिया, बॉर्डर टाउन से लड़े, लेकिन ये जीते नहीं। और ये पहले 2015 में जो विधायक भी रह चुके हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं कपिल मिश्रा। कहीं ना कहीं इनको मंत्री बनाकर 2025 में जिस तरीके से करावल नगर से जीत कर आए हैं, बीजेपी ये संदेश देना चाह रही है कि दूसरे दलों से आए हुए चेहरों को भी हम प्राथमिकता देते हैं, बशर्ते हैं आपके अंदर वो योग्यताएं होनी चाहिए, आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए। आप पार्टी छोड़कर आए सिर्फ यही ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपके अंदर संगठन को मजबूत चलाने की पकड़ होनी चाहिए, और
आप संगठन की जो मूल विचारधारा है, हिंदुत्व की जो विचारधारा है, उस पर आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूंगा कैलाश गहलोत का। वो भी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, परंतु उनको कुछ भी नहीं मिला। मंत्रिपरिषद के चेहरे अलाउंस हो गए, परंतु उनके साथ किसी भी तरह की कोई वरिष्ठ पद उनको नहीं दिया गया। तो निश्चित रूप से अगर आप बेशक शामिल हो जाते हैं बीजेपी में, परंतु आप बीजेपी की विचारधारा को नहीं अपनाते हैं, बीजेपी की विचारधारा पर काम नहीं करते हैं, उसके हिंदुत्व की विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो शायद बीजेपी आपको कोई पारितोषिक नहीं देगी। दल बदलू की तरह जो होता है वो चीजें नहीं होंगी। हम बात करें डॉक्टर पंकज कुमार सिंह की, तो विकासपुरी विधानसभा से जीत कर आए हैं, और इसके अलावा पूर्वांचली समाज में से जो कहा जा रहा था कि पूर्वांचली समाज से एक चेहरा जो है आएगा, तो निश्चित रूप से इनको विकासपुरी से इन्होंने महेंद्र यादव को हराया, और अब जो है इनको मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। पूर्वांचली में बड़ा चेहरा है ये, और विशेष तौर से बिहार से बिलोंग करते, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूरे पूर्वांचली समाज को लुभाने का भी बीजेपी ने प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात अंशु ये है कि हमने सर ने जिस तरीके से बात की थी, हमारे चंद्र के जो वरिष्ठ संवाददाता है राजेंद्र स्वामी जी, जिस तरीके से हम लोगों ने बात की थी कि ये चेहरे जो हैं शामिल हो सकते हैं कैबिनेट में, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, महेंद्र सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा, इन तीनों के बारे में हमने बात की थी और सभी चैनलों ने भी बात की थी, परंतु इन 3 चैनलों पर मोहर लग चुकी है, और बाकी जो 2 चेहरे हैं, पंकज हो गए या इंद्रजीत हो गए, इन पर किसी भी चैनल पर चर्चा नहीं थी। तो इन 2 चेहरों ने कहीं ना कहीं चौंकाने का काम किया है, और इन 2 चेहरे मंत्री में जो शामिल हुए हैं, निश्चित रूप से ये सभी चेहरे आने वाले समय में सत्येंद्र जैन, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और इसके अलावा तमाम केजरीवाल, इन सभी लोगों की जगह लेंगे, और जो पहले की कैबिनेट थी उससे अलग अब ये लोग शामिल हुए हैं। अब देखना ये होगा कि दिल्ली भाजपा किस तरीके से इन लोगों के बीच में मंत्रिपरिषद का बंटवारा करती है, क्योंकि वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी। सीएम की नियुक्ति तो हो गई, अब रेखा गुप्ता बन गई दिल्ली की सीएम, लेकिन अभी बाकी है डिप्टी सीएम, और नाम अभी फिर से सामने आ रहा है कि प्रवेश वर्मा बन सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि सीएम का पद तो हासिल नहीं कर पाए, पर क्या डिप्टी सीएम का पद हासिल कर पाएंगे प्रवेश वर्मा? देखिए, डिप्टी सीएम का जो कॉन्सेप्ट था वो बीजेपी ने कल ही ये डिनाई कर दिया था कि डिप्टी सीएम का कोई कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। हालांकि इस बात से भी टाला नहीं जा सकता, अगर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की तरफ से कोई डिमांड रखी जाती है, वैसे तो मुझे लगता है वो कोई डिमांड रखेंगे नहीं, अगर उनकी तरफ से कोई डिमांड रखी जाती है तो हो सकता है कि उनको बनाया जा सके, परंतु अभी बीजेपी ने खारिज कर दिया कि कोई डिप्टी सीएम का मंत्रिपरिषद नहीं होगा, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल की जो कॉन्सेप्ट थे, अरविंद केजरीवाल की जो विचारधाराएं थी, उस पर बीजेपी चले। वो सीधे तौर पर नहीं तो अगर वो बना देते उप मुख्यमंत्री, तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की टीम की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होते कि ये तो सिर्फ जैसा हमने किया था वैसे ही ये लोग कॉपी कर रहे हैं। तो कहने में बीजेपी उस चीजों को दरकिनार करते हुए शायद उप मुख्यमंत्री का पद ना बनाए, और हालांकि उप मुख्यमंत्री पद के रूप में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने शपथ भी नहीं ली है, एज ए मंत्रिपरिषद उन्होंने शपथ ली है, और शायद उनको एक वरिष्ठ पद जरूर दिया जाएगा। गृह विभाग हो गया, इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया राजस्व विभाग हो गया, इनमें कोई वरिष्ठ पद उनको जरूर दिया जाएगा, ये निश्चित है। जी, तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय ठाकुर। अब देखना ये होगा कि जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनको कौन सा मंत्रालय मिलता है और कौन सा पद उन्हें संभालने को मिलता है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।